Hello everyone, this is Pawan Kumar and you are watching YouTube channel Creative Education. यूपी ट्रिपल एस सी एंड यूपी पीएससी प्रैक्टिस सेट 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिलते हैं वह स्थान कौन सा है? ऑप्शंस दिए, लंगनाज, वीरभानपुर, आदमगढ़ या चोपनी मांडू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आदमगढ़। प्राग ऐतिहासिक के मध्य पाषाणिक काल में सबसे पहले पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागू राजस्थान से प्राप्त हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण। यह बात हो रही है पुरुष मेद की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण। पुरुष मेद का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। इसमें विभिन्न व्यवसायों का वर्णन मिलता है जिसमें धातु शोधन, रथकर, बढ़ई, चरमकार, स्वर्णकार, कुम्हार, व्यापारी आदि उल्लेखनीय है। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहा वो रहा ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवी पाटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनी दोनों की ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। कौन सी? कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है निम्न में से कौन सा है? सारनाथ, सांची, बोधगया या कुशीनारा या कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांची। भगवान बुद्ध से संबंधित 3 स्थल हैं, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर या कुशीनारा। बोधगया उरुवेला में बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में बट यानी पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। कुशीनारा में सुवच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया था, सुबुद्ध को, और यहीं 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। सांची में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया स्तूप है जो भविष्य में अनेक राजाओं तथा व्यक्तियों द्वारा दान देकर और बड़ा यानी विस्तृत किया गया है। यह स्तूपों में सबसे विशाल है। तो अभी जो इसका राइट आंसर है वो रहा ऑप्शन बी, सांची। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है कौन सा है? नागार्जुनी कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी या मास्की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मास्की। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वह स्थान मास्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज या कुलोत्तुंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम की संयुक्त सेना ने अपनी विजय वैजयंती गंगा से सिंहल द्वीप तथा बंगाल की खाड़ी तथा उसके पार जावा, सुमात्रा एवं मलय प्रायद्वीप पर झंडा फहरा दिया। वह विजेता होने के साथ साथ महान निर्माता भी था। उसने बंगाल की खाड़ी को जीतकर गंगैकुंड की उपाधि धारण की तथा अपनी नई जो राजधानी गंगैकुंड चोलपुरम की उसने स्थापना की। उसने सिंचाई के लिए 16 मील लंबी एक चोल झील का निर्माण कराया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? ऑप्शन दिए, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोजशाही लिखी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। 13वीं एवं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किस फसल की खेती नहीं करता था? गेहूं, जौ, चना, मक्का। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी मक्का। मध्यकाल में 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी में कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें नहरें बनवाई गई, बाग बगीचे लगवाए गए। इस काल में जौ, धान, गेहूं, मंडुआ, जामुन, नारंगी, महुआ की खेती का उल्लेख मिलता है। सन 1498 से 1580 ईस्वी तक नए पौधे विदेशों से मंगाए गए जब वास्को डी गामा भारत आया था, जिसमें मक्का, आलू, शकरकंद, टमाटर, मिर्च, पपीता, मूंगफली, काजू आदि। 17वीं शताब्दी में जूट व तंबाकू का विस्तार हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मक्का। तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस ये पुर्तगालियों की देन है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासगिरी जिनका तीर्थ है वे हैं कौन है? बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जैन। मोहम्मद बिन तुगलक की उदारवादी विचारों का प्रमाण को जैन परंपराओं में मिलता है, जिसके अनुसार उसने जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी, प्रवासगिरी जिनको कहा जाता था, और राजशेखर का अपने दरबार में सम्मान किया था। तो प्रवासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन है? जैन धर्म से उनका संबंध है। किस सुल्तान के समय में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। गुरु नानक ने 1469 से 1538 ईस्वी में सिख धर्म की स्थापना की थी तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था और अवतारवाद एवं कर्मकांड का विरोध किया था। गुरु नानक देव के ही समय में दिल्ली पर लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी 1489 से 1570 ईस्वी तक इनका शासन था। किसका? सिकंदर लोदी का। गुरु नानक थे वो बाबर के भी समकालीन थे और इब्राहिम लोदी के भी समकालीन थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। निम्नांकित मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था वह कौन थी? अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई या रुक्मणीबाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ताराबाई। छत्रपति शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य की ये वास्तविक संरक्षिका बन गई थी। ताराबाई के शासन के दौरान मुगलों औरंगजेब से 1700 ईस्वी में पन्हाला, 1702 ईस्वी में विशालगढ़ एवं 1703 ईस्वी में सिंहगढ़ पर कब्जा कर लिया था। उसके नेतृत्व में 1703 बरार, 1704 में सतारा, 1706 में गुजरात तथा बुरहानपुर, सूरत, भड़ौचा नगरों पर आक्रमण कर लूटा था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ताराबाई। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? रुपया, दाम, टका या शमसी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दाम। मुगल शासक अकबर द्वारा तांबे का सिक्का दाम जारी किया गया था। अकबर द्वारा जारी किए गए अन्य सिक्के भी हैं, जैसे मोहर। मुगल काल में यह मोहर था, ये सबसे अधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। संसव अकबर द्वारा जारी किया गया ये सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। इलाही अकबर द्वारा जारी किया गया सोने का गोला का सिक्का था। कौन सा? इलाही। तो राइट आंसर अभी इसका जो तांबे का सिक्का है वो दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अवध बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान या ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यह भारत का सबसे पुराना बैंक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1770 में। 50 वर्षों के संचालन के बाद इसको बंद कर दिया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको पहले एसबीआई 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको ये अब वर्तमान में एसबीआई के नाम से जाना जाता है। तो अभी इसका जो राइट आंसर था पूरा ऑप्शन सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुंडा बिरसा, संथाल, कान्हू, अहोम, गोमदर कुंवर, नायक, ताना भगत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नायक ताना भगत। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
छोटा नागपुर यानी बिहार में हुई थी। इस आंदोलन को भगत आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि इसका नेतृत्व आदिवासियों के बीच उन लोगों ने किया जो फकीर या धर्माचार्य थे। 1920 के दशक में ताना भगतों ने कांग्रेस के नेतृत्व में शराब की दुकानों पर धरना देकर, सत्याग्रह और प्रदर्शन में हिस्सा लेकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। इस आंदोलन को जतरा भगत, बलराम भगत और देवमनिया भगत ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नायक ताना भगत। ये सुमेलित नहीं है। मुंडा बिरसा या बिरसा मुंडा ये सुमेलित है। संथाल कान्हू, अहुम गोमतर कुंवर ये भी राइट है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942, 23 मार्च 1943। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 23 मार्च 1943। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट इस आंदोलन का विरोधी था, क्योंकि उनका विश्वास था कि अंग्रेजों के यहां से जाने के बाद यहां जंगल राज हो जाएगा। अतः 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। कब? 23 मार्च 1943 को। मुस्लिम ने दिसंबर 1943 में कराची अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 23 मार्च 1943। जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? सर जॉन सूर, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड एलेनबरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड एलेनबरो। दास प्रथा को जिसने समाप्त किया था, कौन से? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस समय का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड एलेनबरो था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड एलेनबरो। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? मेलकॉम, मेटकॉप, मुनरो या एल फिंस्टन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुनरो। रैयतवाड़ी बंदोबस्त इस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को सीधे लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। पहली बार इस व्यवस्था को 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया था। उस समय मद्रास का जो गवर्नर था वो टॉमस मुनरो था। कहां? मद्रास के 12 महल जिले में। इस बंदोबस्त को मद्रास, बंबई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुनरो। निम्न घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता या सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। इनमें से कौन सी घटना थी जो सबसे पहले घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये कौन सा है? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916, ये अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में 1907 में हुए कांग्रेस का गरम दल और नरम दल जो विभाजन हुआ था कांग्रेस का, उसमें बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के प्रयास से फिर ये एक हो गए थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग पर एक समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 12 सितंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का इसमें आयोजन किया गया था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तेज बहादुर, सप्रू एवं जयकर के प्रयासों से गांधी व इरविन के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके अंतर्गत कांग्रेस व उसके कार्यकर्ताओं की जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। गांधी ने शर्त रखी थी, सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों एवं अपूर्ण अभियोगों के मामले को वापस लिया जाएगा। हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाएगा। अफीम, शराब एवं विदेशी वस्तु की दुकानों पर शांतिपूर्ण ढंग से धरने की अनुमति दी जाएगी। समुद्र के किनारे बसने व नमक बनाने की छूट दी जाएगी। ये गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसमें अपनी मांगें रखी थी। पूना समझौता ये कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत अम्बेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया तथा हरिजनों के लिए सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ाकर
148 कर दिया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको वापस कर लिया था गांधी जी ने। यह कब हुआ था? 1934 में। गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग पत्र पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ये गांधी ने शुरू किया था। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने अहिंसात्मक ढंग से सरकार के प्रति असहयोग का तरीका अपनाया। लोगों ने इस आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर गांधी ने 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो जो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो कौन सा हुआ था? लखनऊ समझौता। इसी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सकें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।